Hello to all. Class 11th, यूनिट 3rd. आज हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन. ठीक है. देखिए क्या होता है. नॉर्मली हमने पढ़ा है फ्रिक्शन क्या है. इट अपोज द मोशन, बट दिस इज नॉट ए राइट डेफिनेशन. हमने पढ़ा है इट ओपोज द मोशन. हमने क्या पढ़ा है? इट ओपोज द मोशन नॉर्मली क्लासेस में, बट इट इज नॉट द राइट डेफिनेशन. एक्चुअली इट कंट्रोल द मोशन, क्योंकि कहीं कहीं मोशन को हैपनिंग के लिए, मोशन हो, इसके लिए क्या जरूरी है हमारे पास? इसके लिए हमारे पास जरूरी होता है कि फ्रिक्शन हो. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो कभी कभी हमारे पास क्या होगा? मोशन ही नहीं हो पाएगा. तो फ्रिक्शन एक्चुअली कंट्रोल द मोशन एंड दिस फोर्स एक्ट इन द ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ये फोर्स है ना, डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट लगता है. तो इट इज द फोर्स which control the motion and act opposite to the direction of motion. किधर लगता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन के हमेशा किधर लगेगा? ऑपोजिट में लगेगा. वो हमारा क्या होता है? कौन सा फोर्स? दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स एंड दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन. ठीक है, क्लियर? डायरेक्शन ऑफ मोशन में कब लगता है ऑपोजिट? कब? व्हेन ए बॉडी मूव ऑन द surface of other body or try to move, या मूव करने की कोशिश करती है. मूव का मतलब क्या है इसमें? इन दिस मीनिंग ऑफ मूव इज स्लाइड करना, रोल करना और फ्लोट, तैरना. सभी चीजें आती हैं इसमें. ठीक है. तो अगर कोई बॉडी का मोशन इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, तो इन दो सरफेस के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे लगेगा. क्लियर? देयर आर बेसिकली 3 टाइप. द फ्रिक्शन इज बेसिकली ऑफ 3 टाइप. फ्रिक्शन बेसिकली 3 तरह का होता है. नंबर 1, स्लाइडिंग फ्रिक्शन. नंबर 2, रोलिंग फ्रिक्शन. ROLL करिए, सॉरी, रोलिंग फ्रिक्शन. नंबर 3, फ्लूइड फ्रिक्शन. तीन तरह का फ्रिक्शन होता है. फर्स्ट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन. पहला क्या है हमारे पास? स्लाइडिंग फ्रिक्शन. दिस इज द फ्रिक्शन which comes into play. कब? When a body slide on the surface of other body. एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के सरफेस पर स्लाइड करने की कोशिश करे तो फ्रिक्शन जो लगता है ना, वो क्या होता है हमारा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन 3 स्टेज में लगता है.
दिस फ्रिक्शन acts in 3 stages. ये फ्रिक्शन 3 स्टेज में लगता है. फर्स्ट क्या है हमारे पास? स्टैटिक फ्रिक्शन. फर्स्ट क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन. ये कब लगता है? जब बॉडी रेस्ट में हो. जब बॉडी क्या हो? रेस्ट में. दिस फ्रिक्शन एक्ट्स कब? when body is in rest. जब बॉडी रेस्ट में हो तब जो फ्रिक्शन लगता है ना, वो क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन. देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक कोई ट्रक खड़ा है बहुत बड़ा. क्लियर? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टायर और इसके बीच में इस तरफ है 100 न्यूटन. कितना है? 100 न्यूटन. हमने इस पे यहां इस तरफ फोर्स लगाया, धक्का लगाया. कितना? 10 न्यूटन. तो क्या ये ट्रक आगे जाएगा? नहीं जाएगा. क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 10 न्यूटन है. हमारे द्वारा अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन है. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को स्मॉल एफ कह दिया, 100 न्यूटन. हमने जो फोर्स अप्लाई किया वो 10 न्यूटन है. तो ये आगे नहीं जाएगा. क्यों? क्योंकि जो 100 न्यूटन में से ना सिर्फ 10 न्यूटन का जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो एक्शन में आएगा और हमारे 10 न्यूटन को क्या कर देगा? कैंसिल. यानी जब हमने 10 न्यूटन फोर्स लगाया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सिर्फ 10 न्यूटन लगा. स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. खड़े खड़े बॉडी रेस्ट में है तो खड़े खड़े 100 न्यूटन की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ 10 न्यूटन लगा और क्या हुआ? हमारा फोर्स कैंसिल, बॉडी वहीं खड़ी रही. हमने इसको इंक्रीज करके कर दिया 30 न्यूटन. अब क्या हुआ? 100 न्यूटन में से 30 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन लगा, सिर्फ 30 न्यूटन. उसने हमारे फोर्स को नेग्लेक्ट कर दिया, बॉडी वहीं खड़ी रही. हमने फोर्स को कर दिया 70 न्यूटन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़कर कितना हो गया? 70 न्यूटन. हमने अप्लाइड फोर्स को कर दिया 90 न्यूटन, तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़कर फिर कितना हो गया? 90 न्यूटन. मींस जैसे जैसे हमारा फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, अप्लाइड फोर्स, जैसे जैसे हमारा अप्लाइड फोर्स बढ़ता जाएगा, 10 से 30 गया, 30 से 70 गया, 70 से 90 गया, वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या होगा? 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 बढ़ता जाएगा. यानी स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज एज पर द अप्लाइड फोर्स. यानी स्टैटिक फ्रिक्शन इज एडजस्टिंग इटसेल्फ. स्टैटिक फ्रिक्शन एडजस्ट कर रहा है अपने आप की, अपनी वैल्यू बढ़ा रहा है या घटा रहा है अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स. 90 न्यूटन किया तो इसमें से टोटल फ्रिक्शन में से सिर्फ 90 न्यूटन ही अप्लाई हुआ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी, और हमारे अप्लाइड 90 न्यूटन को उसने कैंसिल कर दिया. कैंसिल कर दिया तो क्या हो गया? हमारी बॉडी वहीं रह. मीन्स अगर 30 न्यूटन अप्लाइड फोर्स है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 30 न्यूटन ही लग रहा है. 70 न्यूटन अप्लाइड फोर्स है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 70 न्यूटन ही लग रहा है. वो कैंसिल करता जा रहा है इसको. लेकिन जैसे ही हमने क्या किया है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 100 न्यूटन कर दिया. क्या कर दिया? 100 न्यूटन. तो पीछे वाला फोर्स 100 न्यूटन, अप्लाइड भी 100 न्यूटन, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे. क्लियर है? यानी अब बॉडी पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है? 0. कितना लग रहा है? 0. 0 टोटल फोर्स का मतलब क्या है? जब बॉडी पर कोई भी फोर्स नहीं लगता तो या तो बॉडी किस में होती है? वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, फोर्स 0 लग रहा हो तो, या बॉडी किस में होती है? वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, यानी रेस्ट में. यानी आपके पास जब आप जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या बढ़ेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा. क्लियर? तो अगर आप एक स्टैटिक फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच में ग्राफ बनाएं तो कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा. कहां तक? 100 न्यूटन तक, यानी एक लिमिट तक जहां तक स्टैटिक फ्रिक्शन है. और स्टैटिक फ्रिक्शन कब तक है? जब तक बॉडी रेस्ट में है. तो जैसे जैसे आपने फोर्स बढ़ाया 30 से 70, 90 तक किया, स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ गया. 100 न्यूटन की जरूरत ही नहीं है एक्चुअल में 100 न्यूटन ही, बट 100 न्यूटन की जरूरत ही नहीं है. 30 हुआ, 70 हुआ, 90 हुआ, जैसे ही 100 हुआ तो ये भी 100 हो गया. अब क्या हो गया? बॉडी चल पड़ेगी. नाउ बॉडी विल मूव. मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन तक क्या हो गया आपके पास? स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे कैसे बढ़ता है आपके पास? जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते हैं. So we can say that static friction is a self-adjusting
फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। इट एडजस्ट इट्स वैल्यू एज पर द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग ये अपनी वैल्यू को क्या करता रहेगा? एडजस्ट करता रहेगा। तो दस स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? जब बॉडी रेस्ट में हो उस टाइम जो फ्रिक्शन लगता है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकेंड इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। सेकेंड इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। It is the friction which comes into play कब? When body is at verge of its motion. Verge of its motion मतलब कब लगेगा ये? जब बॉडी का मोशन जस्ट स्टार्ट होने वाला हो। बॉडी का मोशन क्या होने वाला हो? जस्ट स्टार्ट होने वाला हो। मीन्स देखिए एग्जांपल लेते हैं, आप सब लोगों ने भी किया होगा ये। कई बार हमें क्या होता है, किसी व्हीकल को धक्का मारना पड़ता है। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, हम कुछ 4-5 आदमियों का ग्रुप लग जाता है और धक्का मारना शुरू करते हैं। हम धक्का मारते हैं, गाड़ी थोड़ा सा आगे जाती है, वापस आ जाती है। फिर धक्का मारते हैं, थोड़ा सा आगे जाती है, वापस आ जाती है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, हम सब एक साथ मिलकर धक्का मारते हैं तो हमारी गाड़ी धीरे धीरे सरकने शुरू हो जाती है। होगी सरकने शुरू। लेकिन जैसे ही ये मोशन में आ गई ना, जैसे ही इसका मोशन स्टार्ट हो गया, उसके बाद हम में से एक आधा हट जाए, मान लीजिए ये हट गया आदमी, ठीक है, तो भी ये 2 या 3 आदमी क्या करते हैं, गाड़ी को सरकाते रहते हैं और चलती रहती है। जबकि जब इसको एक बार इसका मोशन स्टार्ट करना था ना, तब हम सब ने मिलकर धक्का लगाया था। लेकिन जैसे ये चलने लगती है, वैसे ही हम भी अपना अप्लाइड फोर्स हल्का सा कम कर देते हैं और एक आधा आदमी चाहे साइड में हो जाए तो भी क्या होता है, हमारा बॉडी का मोशन मेंटेन रहता है। यानी बॉडी का मोशन जस्ट स्टार्ट करना होता है ना, हमें जस्ट स्टार्ट 1 2 3 बोल के जस्ट स्टार्ट करना होता है, उस समय सबसे ज्यादा फोर्स लगाना होता है। क्यों? क्योंकि उस समय फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है। फ्रिक्शन इज हाईएस्ट एट दैट टाइम। कब? जब मोशन जस्ट स्टार्ट होने वाला हो। मोशन बॉडी इज एट वर्ज, वर्ज यानी बस किनारे पर है, मोशन स्टार्ट हो रहा है, तो दैट फ्रिक्शन विल बी कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन क्या होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर हो गया? ठीक है। This friction is highest of all. This friction is highest of all friction. क्यों? Because this friction comes into play when motion is just going to be start. When motion is just going to be start, motion just start होने वाला हो, और जब मोशन जस्ट स्टार्ट होने वाला हो तो हमें सबसे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है ना। तो इसीलिए एक बात कही गई है, इट इज हार्डर टू स्टार्ट द मोशन देन टू मेंटेन इट। मोशन को स्टार्ट करना हार्ड है देन टू मेंटेन इट, इसको बनाए रखने के लिए। क्यों? क्योंकि स्टार्ट करते वक्त हमें कौन सा फ्रिक्शन से ओवरकम करना पड़ता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन से। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? हाईएस्ट, इसलिए सबसे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा वहां पे, सबसे ज्यादा बल। बिकॉज टू स्टार्ट द मोशन we have to overcome the limiting friction
विच इज हाइएस्ट ऑफ ऑल, जो सबसे ज्यादा है। दैट्स वाई अप्लाइड फोर्स शुड बी हाइएस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा हो गया हमारे लिमिटिंग फ्रिक्शन। थर्ड है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। ये कब लगता है? इट इज अ फ्रिक्शन विच comes into play कब? when body is in motion। कब आता है? जब बॉडी पूरी तरह से मोशन में आ जाए, उस टाइम जो फ्रिक्शन लगता है ना, वो फ्रिक्शन क्या होता है? हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। क्योंकि बॉडी चलेगी तब भी फ्रिक्शन लगेगा। अगर फोर्स लगाना बंद कर देंगे, जैसे आप गाड़ी चल रही है, एक्सीलेटर पे से पैर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे बॉडी रुकना शुरू हो जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन तो लग ही रहा है। ठीक है, तो ये है हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन। तीन तरह के फ्रिक्शन है, स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक। चलें आगे। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉ। इससे पहले हम क्या करते हैं? ग्राफ करते हैं। चलिए इसको एक बार कैंसिल करते हैं। अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें, इफ वी ड्रॉ ए ग्राफ, किस किस के बीच में? बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। चलिए ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं हम अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पर। ठीक है, इधर है हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इधर है हमारा अप्लाइड फोर्स। अभी हमने कहा जैसे जैसे फोर्स ऑफ अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन। स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद जैसे ही मोशन स्टार्ट होने वाला हुआ, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा, विच इज हाईएस्ट ऑफ ऑल, जो तो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। क्लियर? तो ये बढ़ जाएगा एक बार फ्रिक्शन। उसके बाद आ जाएगा कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन में बॉडी चलती जाएगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता जाएगा। क्लियर? तो हमारे पास क्या बन गया केस कि O से A तक तो है स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये है हमारे पास क्या, B से L तक है सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। देखिए सबसे ज्यादा है यहां तक। ये कौन सा हमारा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये कौन सा हमारा? काइनेटिक फ्रिक्शन, F काइनेटिक। ये हो गया हमारा F लिमिटिंग, और ये हो गया हमारा F स्टैटिक। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट करेंगे हम लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। चलिए देखते हैं लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है हमारे पास। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, चलिए देखते हैं। देयर आर, फर्स्ट, पहला, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन is directly proportional to normal रिएक्शन। मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी है, ये उसका वेट mg लग रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन 90 डिग्री पर r। अब आप देखिएगा एक चीज क्या है, जितना ज्यादा वेट होगा उतनी रिएक्शन ज्यादा होगी, और जितना वेट ज्यादा होगा उतनी रिएक्शन ज्यादा होगी। वेट की वजह से क्या होगा, इसका मोशन स्टार्ट करना मुश्किल होगा। मोशन स्टार्ट करते वक्त कौन सा फ्रिक्शन लगता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, यानी वेट पे डिपेंड कर रहा है एक तरह से, R। जब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है कांस्टेंट आएगा, यहां पे कांस्टेंट आएगा म्यू R, वेयर म्यू इज ए कांस्टेंट कॉल्ड कोफिशिएंट
ऑफ फ्रिक्शन, इसको हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो यहां से म्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन आर। एक चीज हमें ये पता चली, ठीक है। सेकंड, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ बॉडी इन कॉन्टैक्ट, कि कैसी कैसी बॉडी कॉन्टैक्ट में, उस पर डिपेंड करता है। यानी एफ वुड स्टील, दो बॉडीज हैं जो कॉन्टैक्ट में है, एफ वुड और स्टील की, उनके बीच का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल नॉट बी इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड वुड। क्लियर। थर्ड इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, force of limiting friction is independent of area of contact, providing that normal reaction is same. Force of limiting friction is dependent of area of contact provided that normal reaction is same। देखिए इसका क्या मतलब है, मान लीजिए एक बॉडी ये है आपके पास और एक बॉडी ये है आपके पास, दोनों का वेट mg सेम है, दोनों का वेट mg सेम है तो दोनों की रिएक्शन भी सेम है। लेकिन देखिए इसका टच एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ये है ग्राउंड के साथ, जबकि इसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ये है, इसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि इस पर ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, ना ना ना, दोनों पर फ्रिक्शन क्या होगा, सेम। इफ आर इज सेम, फ्रिक्शन विल बी सेम। क्लियर है। कौन सा फ्रिक्शन, लिमिटिंग, लिमिटिंग की बात हो रही है, टोटल की नहीं, लिमिटिंग की बात हो रही है, ठीक है। एंड फोर्थ, इट ऑलवेज एक्ट in opposite to direction of motion। ये डायरेक्शन ऑफ मोशन से हमेशा क्या लगता है, उल्टा लगता है। क्लियर। तो दीज आर द लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे लेते हैं।